तो आज की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल कोहरे की तरह है। ठंडी, घनी और रहस्यमयी। एक ऐसी धुंध जिसके पार एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। चलिए साथ मिलकर इस धुंध के अंदर उतरते हैं। सोचिए कि कभी-कभी किसी अनजान रास्ते पर मिली पनाह आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाए। ये एक ऐसी लाइन है जो आज की हमारी पूरी कहानी का, कह सकते हैं, सार है। एक ऐसी कहानी जहां सुकून और खौफ के बीच की जो लकीर है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेबस सफर से। एक ऐसा सफर जहां एक अकेला मुसाफिर जिंदगी और मौत के बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है। तो ये है मनोहर, करीब 40 साल के एक बंजारे जो चूड़ियां बेचने का काम करते हैं। और वक्त है दिसंबर की एक ऐसी रात का जब ठंड मतलब हड्डियों तक को कंपा दे। कोहरा इतना ज्यादा घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। और इसी माहौल में मनोहर एक सुनसान रास्ते पर भटक गए हैं। उन्हें अब ये डर सता रहा है कि अगर जल्दी ही कोई ठिकाना नहीं मिलाना तो वो ठंड से अकड़कर यहीं मर जाएंगे। और बस जब ऐसा लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक तभी उस घने कोहरे के पार से एक हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आई। ये एक उम्मीद की किरण थी, या शायद एक चेतावनी। तो अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। मनोहर किसी तरह उस रोशनी तक पहुंच जाता है जिसे वो एक महफूज ठिकाना समझ रहा था। पर सवाल ये है कि क्या वो जगह वाकई में महफूज थी? वो रोशनी उसे एक पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गई, देखने में किसी पुराने ढाबे जैसी। और वहां हवा में ना एक अजीब सी महक थी, गीली मिट्टी और जलते हुए कोयले की मिलीजुली गंध, जो सुकून कम और बेचैनी ज्यादा दे रही थी। और तभी अंदर से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे किसी गहरे सूखे कुएं के अंदर से आ रही हो। आओ मुसाफिर, आओ, रास्ता भटके हो या किस्मत ही तुम्हें खींच लाई है यहाँ। ये था उस ढाबे का मालिक, दीनदयाल। पर उस जगह का जो माहौल था ना, वो बहुत ही अजीब था। मतलब ढाबों में तो आमतौर पे चहल पहल होती है, बातों का शोर होता है ना? पर यहाँ तो एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। उस खामोशी को अगर कोई चीज तोड़ रही थी तो वो थी बस एक हुक्के की गुड़गुड़ की आवाज। वहां बैठे एक बुजुर्ग रामू काका से जब मनोहर ने कुछ बात करने की कोशिश की तो जवाब बड़ा ही अजीब मिला। उन्होंने कहा, मुसाफिर तो हम सब है बेटा, बस कुछ अपनी मंजिल पा लेते हैं और कुछ रास्ते में ही कहीं अटक कर रह जाते हैं। इन बातों का मतलब बहुत गहरा था, कुछ तो छुपा हुआ था इनमें। इससे पहले कि मनोहर कुछ और समझ पाता, वहां बैठा एक और रौबदार आदमी, ठाकुर विक्रम सिंह, अपनी भारी आवाज में गरजा, ए फेरी वाले, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चुपचाप चाय पी और निकल यहां से। इस खुली धमकी से मनोहर एकदम सिहर गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मनोहर को अंदर तक कंपा दिया। जब दीनदयाल उसे चाय दे रहा था तो मनोहर की उंगलियां गलती से उसके हाथ से छू गईं। और दीनदयाल का हाथ वो किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था, वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। एक ऐसी सर्द लहर थी उस छुअन में जो सीधे मनोहर की रूह तक पहुंच गई। बस इसी खौफनाक एहसास के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब रामू काका उस मनहूस जगह की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो बात है आज से 50 साल पहले की, जहां आज ये ढाबा है, वहां सुंदरगढ़ नाम का एक फलता फूलता गांव हुआ करता था। गांव के पुजारी की एक बेटी थी, लाजो, और उसकी शादी तय हुई थी गांव के ही एक किसान के बेटे किशन से। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की गंदी नजर लाजो पर पड़ी। उसने लाजो का हाथ मांगा, लेकिन पुजारी ने हिम्मत दिखाकर मना कर दिया। और बस यही बात ठाकुर के अहंकार को चुभ गई। और वो रात ठीक आज ही की तरह दिसंबर महीने की एक काली अमावस की रात थी। कहानी सुनते सुनते मनोहर को एक भयानक सच का एहसास होने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मतलब, आप लोग उस ठाकुर के साथ थे उस रात? रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा, हाँ बेटा, हम कायर निकले, हम पापी हैं। उस जालिम ने हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी थी और हम डर गए, हमने उसका साथ दिया। वो लोग लाजो को जबरदस्ती घसीटकर ठीक इसी जगह पर ले आए, और जब बेचारी ने बचने की कोशिश की तो ठाकुर ने अपनी ही रेशमी पगड़ी से उसका गला घूंट दिया। और जब वो तड़प रही थी तो रामू और दीनदयाल ने उसे कसकर पकड़े रखा था।
इसके बाद उन्होंने लाजो की लाश को पास के ही एक सूखे कुएं में फेंक दिया। जब उसके मंगेतर किशन को ये पता चला तो उसने भी उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और लाजो के पिता, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी मौत हो गई। रही बात ठाकुर की, तो उसने पुलिस को पैसे खिलाए और साफ बच निकला। इंसाफ उस दिन वहीं मर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म कहाँ होनी थी? असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब बारी थी कुदरत के इंसाफ की, एक रूहानी इंतकाम की। ठीक 1 साल बाद, उसी अमावस की रात, उन तीनों गुनाहगारों को घने कोहरे में से पायल की छनक सुनाई दी। सामने लाजो की रूह खड़ी थी, बदला लेने के लिए, और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह जल रही थीं। लाजो ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी जलती हुई नजरों से उन्हें घूरती रही। उसकी उस खौफनाक निगाह को देखकर रामू काका का दिल फट गया और वो वहीं ढेर हो गए। फिर एक अनदेखी ताकत ने दीनदयाल को उठाया और धधकती आग में फेंक दिया। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया और गर्दन टूट गई। और आखिर में ठाकुर विक्रम सिंह, वो डर के मारे पागल हो गया और उसने अपनी ही बंदूक से खुद को उड़ा लिया। तो मनोहर को अब समझ आया कि उसके सामने ये 3 लोग नहीं, बल्कि 3 भटकती हुई आत्माएं हैं। वो डर के मारे जैसे पत्थर का बन गया था। और तभी कोहरे से एक और परछाई निकली, लाजो की। वो धीरे धीरे मनोहर की तरफ बढ़ी और एक बहुत ही दर्द भरी कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, भैया, आप चूड़ियां बेचते हो ना? उसने अपनी खाली कलाई मनोहर के सामने कर दी और बोली, मेरे हाथ तो सूने ही रह गए। किशन को लाल रंग की चूड़ियां बहुत अच्छी लगती थीं, पहना दोगे मुझे? अब जाकर उसकी नफरत के पीछे छिपा हुआ गहरा दर्द, उसकी अधूरी हसरत सामने आई। और ठीक उसी पल बाहर मुर्गे ने बांग दी, सुबह होने का इशारा। और जैसे ही ये हुआ, वो पूरा का पूरा ढाबा धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। रामू काका की आत्मा चीखी, भाग मुसाफिर भाग, सूरज निकलने से पहले इस कोहरे से बाहर निकल जा, वरना तू भी हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं फंस कर रह जाएगा। मनोहर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागा, उस कोहरे से बाहर, उस मनहूस जगह से बहुत दूर। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उसके दिमाग में अटक गया। क्या लाजो को अपनी लाल चूड़ियां कभी मिल पाईं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उस घने कोहरे में गूंज रहा है।